चलिए देखिए, डिटर्मिनेंट्स हम लोग डिस्कस कर रहे थे। तो डिटर्मिनेंट्स में क्या देखे थे? डिटर्मिनेंट्स में देखे थे कि क्या है कि डिटर्मिनेंट्स को कैसे हम सॉल्व करेंगे, डिटर्मिनेंट्स का वैल्यू कैसे निकालेंगे, माइनर बताए थे, कोफैक्टर बताए थे, और एडजॉइंट मैट्रिक्स बताए थे, और इन्वर्स वगैरह का बात कर रहे थे जिसमें सिंगुलर नॉन सिंगुलर वगैरह बात किए थे। तो आज क्या बात करते हैं? देखो ये पूरा कल भी बात किए थे कि पूरा ये जो भी चल रहा है कहीं ना कहीं सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए चल रहा है, ठीक ना। बोर्ड के हिसाब से अगर देखा जाए तो पहले भी बात किए थे। तो आज देखेंगे सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को सॉल्व कैसे करेंगे, क्योंकि वो अगर सॉल्व कर देंगे तो समझ जाएंगे, ठीक ना। तो इससे पहले आपको क्या समझना पड़ेगा? इससे पहले देखो इससे पहले क्या समझना पड़ेगा? देखो आप क्लास 10 में पढ़े हो ना, कंसिस्टेंट इनकंसिस्टेंट फॉर्म। कंसिस्टेंट इनकंसिस्टेंट क्या है? जैसे आपको पता है ना कि सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन का सॉल्यूशन हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, ठीक ना। तो आप जैसे चेक करते थे क्लास 10th में, याद करिए, यू गो टू बैक, ओके, यू रिकॉल दो थिंग, ठीक। तो वहाँ पर आप देख रहे थे कि a1/a2 इक्वल टू नॉट b1/b2 इंटरसेक्शन होगा लाइन, उसका यूनिक सॉल्यूशन होगा, a1/a2 इक्वल टू b1/b2 c1, ऐसे कुछ कंडीशन वगैरह याद है कि नहीं है? तो यहाँ पर वो चीज़ें तो कर नहीं पाएंगे क्योंकि यहाँ पर 3 वेरिएबल में रहेगा, वो कैसे लगा पाओगे कंसिस्टेंट इनकंसिस्टेंट चेक करने के लिए? तो यानी यहाँ पर डिटर्मिनेंट्स का बात होगा, डिटर्मिनेंट्स से चेक करेंगे कि कंसिस्टेंट या इनकंसिस्टेंट है। जैसे मान लो अगर हम इक्वेशन ये लिख दिए x + y = 5 लिख दिए, और ये 2x + 2y = 10 लिख दिए, तो आपको ये पता है, क्लास 10 के हिसाब से देखोगे ना तो ये पता है ना कि क्या होगा, किस फॉर्म में होगा। यानी ये कंसिस्टेंट फॉर्म है ना, ये कंसिस्टेंट फॉर्म है। इसका जो सॉल्यूशन होगा वो इन्फिनिटली सॉल्यूशन होगा, ठीक है। ये तो 2 वेरिएबल में था, तो आप देख लीजिए क्लास 10 के हिसाब से। लेकिन अगर मान लो x + y + z = 5 है, और 2x + 2y + 2z = मान लीजिए कुछ ऐसे 9 है, इस तरीके से, और 3x - y + z = 7 है, ये इस तरीके से, ठीक। ये ऐसे 3 वेरिएबल में दे दिए। अब इसको चेक करना है कि कंसिस्टेंट है कि इनकंसिस्टेंट है। तो पहले देखो, अगर आपको सॉल्यूशन निकालना है तो सॉल्यूशन किसका होता है? सॉल्यूशन किसका होगा? अगर सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करोगे तो वहाँ पर या तो कंसिस्टेंट फॉर्म होगा तभी सॉल्व होगा, तो कंसिस्टेंट होगा तो आपको पता है कि सॉल्यूशन होगा उसका। तो कंसिस्टेंट होगा तो यूनिक होगा या तो इन्फिनिटली होगा, यूनिक होगा या तो इन्फिनिटली होगा, या तो इनकंसिस्टेंट होगा तो नो सॉल्यूशन होगा। तो ऐसे अगर सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन होगा तो हम कैसे चेक करेंगे? तो पहले तो ये डाउट दूर करना है, तभी तो सॉल्व करोगे। बात समझ में आ रहा है? तो आपको लग रहा है कि ये तो 10 वाले तरीके से चेक कर लिए, 2 वेरिएबल में है तो चेक कर लिए, लेकिन अगर 3 वेरिएबल में तो मुश्किल है ना। तो पहले यानी क्वेश्चन जब भी सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन दिया रहेगा उसको सॉल्व करने से पहले आप उसको देख लो, कंसिस्टेंट है तो सॉल्व करो। तो कंसिस्टेंट में यूनिक सोल्यूशन का ही पूछेगा एग्जाम में, इन्फिनिटली सॉल्यूशन का नहीं पूछेगा, लेकिन आपको चेक करने तो आना चाहिए। कंसिस्टेंट इनकंसिस्टेंट कैसे चेक करेंगे, समझ गए ना। तो यहाँ पर जो भी तरीका लगाएंगे, कौन सा तरीका लगाएंगे? मैट्रिक्स मेथड, समझ गए ना। कौन सा मेथड? मैट्रिक्स मेथड। अब मैट्रिक्स मेथड क्या, क्यों मैट्रिक्स मेथड? क्योंकि हम पहले भी बात किए थे कि सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए कहीं ना कहीं मैट्रिक्स हम लोग पढ़ते हैं। तो यानी इसको मैट्रिक्स के तरीके से लिखोगे, लेकिन इसमें डिटर्मिनेंट का यूज होगा, इसीलिए हम लोग इसको डिटर्मिनेंट्स में पढ़ रहे हैं, बताया भी थे, ठीक ना। यानी इसको मैट्रिक्स के तरीके से लिखोगे, जैसे ऐसे लिखोगे 1 1 1 2 2 2 3 - 1 1, एक ब्रैकेट एक मैट्रिक्स होगा x y z, एक हो गया कॉलम मैट्रिक्स, और इक्वल टू 5 9 7, दिस इज कॉलम मैट्रिक्स, और दिस इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स। अब वहाँ से इसका इन्वर्स निकालोगे, तब ना आप उसका सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन जो भी होगा सॉल्व करोगे। यानी सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने से पहले आपको क्या करना पड़ेगा? इन्वर्स निकालना पड़ेगा, समझ गए ना। इन्वर्स निकालोगे तभी सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करोगे। और इन्वर्स किसका निकालोगे? इन्वर्स किसका होगा? नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स का होगा, उसी का इन्वर्स होगा इन्वर्स निकालने के लिए। और इन्वर्स निकालने के लिए जॉइंट वगैरह भी निकालना पड़ेगा, डिटर्मिनेंट वैल्यू वगैरह भी निकालना पड़ेगा, इसीलिए सारा चीज़ चल रहा है, समझ गया ना। बात समझ में आया? तो पहले हम लोग क्या समझते हैं? पहले हम लोग समझते हैं कंसिस्टेंट इनकंसिस्टेंट, फिर उसके बाद सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, समझ गए। ये पहले डाउट दूर कर लें। एक ही क्वेश्चन आता हमेशा, ठीक ना।
तो ये इस तरीके का है। तो टॉपिक समझ गए, ठीक है। चलिए देखिए, हाँ तो क्या करते हैं, देखो कंसिस्टेंट इनकंसिस्टेंट के लिए, तो जैसे मान लो अगर हम दो वेरिएबल में ही रखकर थोड़ा सा समझाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि दो वेरिएबल में इसलिए रख रहे हैं ना कि थोड़ा सा जल्दी हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि दो वेरिएबल में रहेगा ना तो मैट्रिक्स बनाओगे तो एक स्क्वायर मैट्रिक्स बनेगा, उसके एडजॉइंट वगैरह थोड़ा आसान होगा। 3/3 का रहेगा ना तो एडजॉइंट वगैरह निकालना पड़ेगा। बिना एडजॉइंट वगैरह के आप कंसिस्टेंट इनकंसिस्टेंट नहीं चेक कर सकते, तो थोड़ा लेंदी हो जाएगा। तो बस तरीका आपको पता होना चाहिए, ठीक ना। क्योंकि अगर 3/3 का ले लेंगे ना तो थोड़ा टाइम लगेगा, 2/2 का ले लेते तो थोड़ा आसान रहेगा, थोड़ा जल्दी हो जाएगा। समझिए कंसेप्ट तो वही है, ठीक ना। समझ पा रहे कि नहीं? जैसे देखो ये और ये 2/2 वो दो वेरिएबल में रख रहे हैं ना, क्योंकि आपको पहले से भी पता है कि कंसिस्टेंट इनकंसिस्टेंट, क्योंकि 10 वाला तरीके से और डिटरमिनेंट्स के हेल्प से ये देख रहे हैं। वो तरीका नहीं ना लगाना है। तो पहले आपको एक चीज़ पता है कि उससे है कंसिस्टेंट। अब इसमें कंसिस्टेंट और कौन तरीका से चेक करें, डिटरमिनेंट्स में कौन तरीका से चेक करें, ये ठीक ना, बात समझ रहे हैं। तो 2x + 2y = 10, ठीक है। एक अब देखो ये मैट्रिक्स इसको बनाओ 1 1 2 2, और ये क्या होगा xy, और ये क्या होगा 5 और 10, हो गया, ठीक ना। अब ये क्या है देखो, a मान लिए, इसको x मान लिए, = b हो गया। तो x = क्या होगा a इनवर्स b, ठीक ना। अब x = क्या होगा, इनवर्स का फॉर्मूला आपको पता है, एडजॉइंट मैट्रिक्स अपन में डिटरमिनेंट वैल्यू, मतलब जो ये मैट्रिक्स है इसके एडजॉइंट निकालो, फॉर्मूला बताए थे वो प्रॉपर्टी के हिसाब से कल बताए थे, और इंटू b हो जाएगा। तो ये तो आपको लग रहा है ना कि सर यहाँ तो डिटरमिनेंट वैल्यू 0 हो जा रहा है सर, यहाँ देख रहे हो ना इसका डिटरमिनेंट वैल्यू 0 हो जा रहा है, तो सर इनवर्स निकालेंगे कैसे? समझ गया ना, आपको ये लग रहा है, बात समझ पा रहे कि नहीं? तो क्या करोगे, अब आप सोच रहे हैं इसका डिटरमिनेंट वैल्यू कितना होगा, चलो ए का डिटरमिनेंट वैल्यू कितना होगा, 0 आ जाएगा। तो आप देखो ये तो ये कौन सा मैट्रिक्स है, ये सिंगुलर मैट्रिक्स है। कौन सा मैट्रिक्स है? तो कहेंगे सर सिंगुलर मैट्रिक्स का तो इनवर्स निकालते नहीं है, इनवर्स निकालते नहीं है। और अब देखो, अब आप ऐसे सोचो, ठीक ना, तो कहेंगे कि सर तब तो ये सल्वे नहीं होगा, ये इक्वेशन सल्वे नहीं होगा, ये इक्वेशन सल्वे नहीं होगा, लग रहा है ना। लेकिन आप ऐसे सोचो कि ये कौन सा फॉर्म है, कंसिस्टेंट है ना, क्लास 10 के हिसाब से देखो, क्लास 10 के हिसाब से देखो ये कंसिस्टेंट फॉर्म है, ठीक ना। लेकिन आपको पता है कि कंसिस्टेंट होता है तो या तो यूनिक सॉल्यूशन होगा या तो इन्फिनिटली होगा। तो यूनिक तो नहीं है, इन्फिनिटली तो होगा, इन्फिनिटली सॉल्यूशन तो होगा। तो आखिर आप सॉल्यूशन निकाल रहे हैं ना, इन्फिनिटली सॉल्यूशन बता रहे हो ना, क्लास 10 के हिसाब से देखो, छोड़ो अभी डिटरमिनेंट छोड़ दो, पहले आप बताओ कि इसका सॉल्यूशन क्या होगा, इन्फिनिटली। लेकिन इससे देख रहे तो लग रहा है कि सॉल्यूशन ही नहीं होगा, क्योंकि इनवर्स एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, बात समझ पा रहे हैं ना, ठीक ना। तो यानी कहने का मतलब क्या है ना कि हम ये बताना चाह रहे हैं ना कि ये डिटरमिनेंट का वैल्यू अगर 0 होगा, डिटरमिनेंट का वैल्यू 0 होगा तो यूनिक सॉल्यूशन नहीं होगा। इस बात को जरूर पहले ध्यान रखना। हाँ नहीं, अब देखो डिटरमिनेंट का वैल्यू अगर 0 होगा तो यूनिक सॉल्यूशन तो नहीं होगा। लेकिन ये भी मत बोल देना कि नो सॉल्यूशन होगा या इन्फिनिटली सॉल्यूशन होगा, इसमें से अभी कुछ कह नहीं सकते, क्योंकि इसके आगे का प्रोसीजर है। मेरा कहने का मतलब ये, समझ पा रहे हैं ना हम बोल रहे हैं। यानी देखो सिंपल है ना कि अगर डिटरमिनेंट वैल्यू अगर 0 नहीं है तो दिस इज नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। नॉन सिंगुलर, अगर ये 0 नहीं होता तो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होता है। तो नॉन सिंगुलर होता तो इसका मतलब उसका सॉल्यूशन जब भी हम ये निकालते हैं इस इक्वेशन का यूनिक आता है। लेकिन अगर मान लो डिटरमिनेंट वैल्यू अगर 0 है तो आप अभी कुछ नहीं कर सकते हो कि नो होगा कि इन्फिनाइट होगा, क्योंकि आप क्लास 10 के हिसाब से इसीलिए हम रखे हैं कि देखो आपको तो लग रहा है कि डिटरमिनेंट वैल्यू 0 आ जा रहा है, तो इसका मतलब हम इनवर्स निकालेंगे नहीं, और इनवर्स नहीं निकालेंगे तो हम सॉल्यूशन निकाल ही नहीं पाएंगे। आपको ये लग रहा है, नो, समझ गया ना। यानी डिटरमिनेंट का वैल्यू अगर 0 है तो इसका मतलब है कि यूनिक नहीं होगा। लेकिन अब इन दोनों में से कुछ कह नहीं सकते हो, तो फिर कहेंगे सर कंसिस्टेंट इनकंसिस्टेंट कैसे चेक करेंगे, क्योंकि यहाँ से तो हमको पता चला, यहाँ से तो अब हमको कुछ पता नहीं चला कि कंसिस्टेंट इनकंसिस्टेंट है, क्योंकि यूनिक में भी कंसिस्टेंट होता है और इन्फिनिटली में भी कंसिस्टेंट होता है। तो हम कंसिस्टेंट का फॉर्म पूछ रहे हैं कि कंसिस्टेंट क्या है, तो कैसे बताओगे?
समझ गया ना, क्योंकि इतना से तो बता नहीं पाओगे, इतना से तो सिर्फ यही ना बताओगे कि यूनिक सोल्यूशन नहीं होगा। हम तो पूछ रहे फॉर्म पूछ रहे हैं, इक्वेशन का फॉर्म पूछ रहे हैं, कंसिस्टेंट इनकंसिस्टेंट, तो समझ में आया बातें, ठीक ना। तो ये चीज़ें हैं। और देखो तो आप कैसे चेक करोगे, इतना तो समझ गया ना। यानी डिटर्मिनेंट वैल्यू अगर 0 होगा तो वो क्या होगा, यूनिक नहीं होगा। अभी कंसिस्टेंट हमको नहीं समझ में आया, ये कंसिस्टेंट हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, इसके बारे में हमको अभी आइडिया नहीं है, समझ गए। यानी आगे का प्रोसीजर है। अब देखो उतना आगे तो खैर पढ़ना नहीं है, लेकिन बात कर लेते हैं थोड़ा बहुत कि और क्या आपको पॉइंट ध्यान रखना है, जैसे कुछ पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं। तो इसीलिए देखो 2 वेरिएबल में रखे हैं, फिर रखते हैं, सॉल्व करते हैं, देखना। हाँ जैसे देखो मान लो अगर ये डिटर्मिनेंट वैल्यू 0 नहीं है, समझ गए, डिटर्मिनेंट वैल्यू 0 नहीं है तो क्या होगा, यूनिक सॉल्यूशन होगा। क्या होगा, और यूनिक सॉल्यूशन में जानते हो कि कंसिस्टेंट हो गई, ठीक। अब ये कौन सा मैट्रिक्स होगा, अगर मान लीजिए कोई एक मैट्रिक्स है, जैसे ये कुछ मैट्रिक्स ले लिए 2 4 1 2 सॉरी 1 3, ठीक। ये डिटर्मिनेंट्स ले लिए या स्क्वायर मैट्रिक्स ले लिए, जैसे भी आप समझ लो, ठीक ना। तो इसका डिटर्मिनेंट वैल्यू जब निकाल रहे हो तो 0 नहीं है, 0 नहीं है तो ये कौन सा मैट्रिक्स हुआ, नॉन सिंगुलर। ये मैट्रिक्स ही बना देते हैं, चलो ये कौन सा मैट्रिक्स हुआ, नॉन सिंगुलर हुआ ना, कौन सा मैट्रिक्स हुआ, नॉन सिंगुलर। तो यानी इसका इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा, बताए थे इन्वर्स निकालने के लिए आपको क्या होना चाहिए, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होना चाहिए, उसी का हम इन्वर्स निकालेंगे। तो कहेंगे सर जब आप सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, मान लीजिए अगर डिटरमिनेंट वैल्यू 0 आ जा रहा है तो उसका इन्वर्स कैसे निकालेंगे, क्योंकि वो नॉट डिफाइन हो जाएगा, समझ गए ना। लेकिन उसको सॉल्व नहीं कर सकते हैं, समझ गए कि नहीं, बस हम उसको फॉर्म बता सकते हैं कंसिस्टेंट इनकंसिस्टेंट है, क्योंकि इन्फिनिटली सोल्यूशन पूछेगा ही नहीं भाई, इन्फिनिटली यूनिक पूछेगा ना, इन्फिनिटली थोड़ा ना पूछेगा। आप पहले भी पढ़े हो, अभी भी पढ़ रहे हो, तो इन्हीं का ही बात करेगा, समझ पा रहे हो ना। बोर्ड लेवल से देखो चाहे कहीं और से भी देखो, आप सोचने वाली बात है ना कि जब इन्वर्स निकाल ही नहीं पाएंगे, तो मान लो आप डिटरमिनेंट वैल्यू 0 आ जा रहा है, तो वहाँ से आप क्या बता रहे हो कि कंसिस्टेंट इनकंसिस्टेंट भी हो सकता है, तो आपको लग रहा है कि कंसिस्टेंट में ही इन्वर्स निकालेंगे, लेकिन वहाँ तो इन्वर्स नहीं निकाल रहे हैं, फिर भी हम उसमें डाउट में कि कंसिस्टेंट इनकंसिस्टेंट है, समझ पा रहे हो कि नहीं मेरा बात है, ठीक ना। तो वहाँ आपको सॉल्व नहीं करना, लेकिन आपको आइडिया रहना चाहिए, ठीक है। बात डाउट दूर हुआ कि कोई डाउट नहीं है ना, हाँ ये सब डाउट मत रखना है, ठीक है। एक पॉइंट तो ये होगा। दूसरा पॉइंट देखो, अगर मान लो डिटरमिनेंट वैल्यू 0 आ जा रहा है तो यहाँ से क्या होगा, ये तो पता चल गया ना कि अगर मान लो इसके हिसाब से अगर एग्जांपल रखें, ये यहाँ बी लिख देते हैं, ठीक। अब इसका डिटरमिनेंट वैल्यू 0 है तो ये कौन सा मैट्रिक्स हुआ, ये सिंगुलर हो गया, तो इसका तो इन्वर्स निकलेगा नहीं, इन्वर्स कहाँ से निकलेगा, सोल्यूशन हो सकता है वो तो इक्वेशन में लिखेंगे तब ना, लेकिन वो इन्फिनिटली होगा, निकालना नहीं है, बस पता रखना है कि वो कंसिस्टेंट इनकंसिस्टेंट, समझ गए। तो यहाँ से क्या पता चलेगा, यहाँ से तो अभी पता नहीं चलेगा ना, वो तो इक्वेशन को ना देखना है कंसिस्टेंट इनकंसिस्टेंट है, ठीक ना। तो ये चीज़ें हैं, तो ये तो हो गया आपका सिंगुलर नॉन सिंगुलर वाला बात है, ठीक। अब यहाँ एग्जाम्पल्स हम आपको थोड़ा सा समझा देते हैं, जैसे देखो x + y = 5 है, x - y = 7 8 लिख देते हैं। अब इसको बनाओ, ये मैट्रिक्स बनाइए पहले, ये देखो ax = b है, x = a इनवर्स b हो गया, ये हुआ। तो आप 2 वेरिएबल में रखें ना कि कंफर्टेबल रहोगे, 3 वेरिएबल में रख देंगे तो समझ में आ जाएगा, लेकिन 2 वेरिएबल से पहले से भी पता है कि आप पढ़े हो तो उसका यूज करोगे, समझोगे, दूसरे तरीके से भी समझोगे कि कंसिस्टेंट इनकंसिस्टेंट इसलिए रख दे रहे हैं, ठीक। तो ये यानी ये सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन क्या होगा, कंसिस्टेंट होगा। लेकिन अभी हम लोग 10 वाले तरीके से देख रहे हैं, तो है ठीक ना। हाँ अब इसको कैसे देख ले रहे हो कि कंसिस्टेंट है, तो इसका डिटरमिनेंट वैल्यू निकाल लो इस वाले मैट्रिक्स ए का, तो जब ए का मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट वैल्यू निकालो तो 0 नहीं आएगा, नहीं ना आएगा, तो इसका मतलब है कि इसका सोल्यूशन जो होगा वो क्या होगा, यूनिक होगा, यूनिक सोल्यूशन होगा। और ये फॉर्म कैसा है, कंसिस्टेंट फॉर्म है, ठीक ना। बात समझ में आया, ये समझ गया ना। अब दूसरा एग्जाम्पल रखते हैं, दूसरा एग्जाम्पल रख लेते हैं। जैसे देखो x + y = 5 है और 2x + 2y = 10 लिख दिए, ठीक ना। अब इसको बनाओ 1 1 2 2, अब ये लिख दे रहे हो x y और ये कितना हो जाएगा 5 और 10 हो जाएगा ना। अब ये क्या लिख रहे हो, इसको मान लेते हैं बी मैट्रिक्स,
बी एक्स इजकल टू सी मान लेते हैं, ठीक ना। तो एक्स इजकल टू क्या हो जाएगा, बी इनवर्स सी हो जाएगा। तो अब यहाँ पर ये इसका बी का डिटर्मिनेंट वैल्यू क्या होगा, जीरो, क्या होगा, जीरो हो जाएगा। तो अब यहाँ से अभी कुछ नहीं कर सकते कि फॉर्म कैसा है, कंसिस्टेंट है नहीं इनकंसिस्टेंट, अभी कुछ नहीं कर सकते हो। कहेंगे सर 10 वाले तरीके से कर लें, 3 वेरिएबल वाला बात कर रहे हैं, या 2 वेरिएबल वाला लिखे तो 2 वेरिएबल आप 10 के तरीके से देख रहे हो ना, ये पता चल गया ना। तो यानी इसका मतलब है कि अगर ये डिटर्मिनेंट वैल्यू जीरो है तो आगे आप प्रोसीजर का चेक करोगे, आगे वाला प्रोसीजर करना पड़ेगा ना, क्योंकि इतना से तो डिटर्मिनेंट वैल्यू से तो बता नहीं सकते हो। यहाँ डिटर्मिनेंट के वैल्यू से बता सकते हो यूनिक है कि नहीं है। अगर वो डिटर्मिनेंट वैल्यू निकाल रहे हो, अगर वो जीरो है तो यूनिक होगा, अगर डिटर्मिनेंट वैल्यू जीरो आ रहा है तो यहाँ अभी कुछ नहीं कर सकते, कंसिस्टेंट है इनकंसिस्टेंट है, ठीक ना। तो आगे का प्रोसीजर क्या है, आगे का वही याद रखना है, समझ गए ना। बात समझ गए कि नहीं, कि अभी भी डाउट है। हाँ, रिपीट कर दी कि भूलने वाला चीज़ है, थोड़ा सा दिमाग से उतर जाता है, इसलिए 2 बार 3 बार रिपीट कर दीजिए, ठीक है। देखो ये लिख रहे हैं, ये यूनिक होगा, ये आया, मान लीजिए डिटरमिनेंट वैल्यू जीरो निकले, तो आप क्या चेक करोगे आगे, ये, तो इसमें बताओगे नो सॉल्यूशन, ठीक। और ये डिटरमिनेंट वैल्यू अगर मान लीजिए जीरो है, ये, तो इसमें बताओगे इनफाइनाइट सॉल्यूशन या कंसिस्टेंट फॉर्म, यानी समझ गया ना, समझ में आया। तो आपको ये ज्वाइंट वगैरह भी निकालना पड़ेगा, ठीक ना। हेलो बच्ची, समझ में आया हम क्या बोल रहे हैं। जैसे कोई एग्जांपल ले लेते हैं, अभी समझा देते हैं तीनों, ठीक ना। अभी जो लिखे थे, तो ये वाला तो अब ये वाला तो डाउट दूर है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। इसमें कहाँ दिक्कत है, ये वाले में कहाँ दिक्कत है, तो यूनिक हो गई, कंसिस्टेंट फॉर्म हो गई। हमको थोड़ा सा यहाँ पर प्रोसीजर बढ़ा दे रहा है, ठीक ना। और यहाँ पर भी लिखा है ना, यहाँ पर भी लिखा है ना। अब इसके आगे भी डेप्थ में है, लेकिन इस डेप्थ में पढ़ाना नहीं है, उतना आपको जानने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि निकालना ही नहीं है। कहाँ निकालना है, सोचो, इनफाइनाइट वाला निकालना ही नहीं है, तो करना क्या है, बस कंसिस्टेंट इनकंसिस्टेंट जान जाएंगे। जैसे देखो ये लिखे हैं, x + y = 5 लिखे हैं, 2x + 2y = 10 लिख दिए, x अरे 1 1 2 2 हो गया, ये xy और ये 5 10, ठीक है ना। अब देखो इसका, अब डायरेक्ट हम एडजॉइंट निकाल दे रहे हैं, चलो इसका इन्वर्स निकालना है ना, तो xy हो गया, चेक कर लो, चलो इन्वर्स नहीं, सॉल्यूशन थोड़ा निकालना, चेक करना है ना कंसिस्टेंट इनकंसिस्टेंट है कि नहीं। तो एडजॉइंट निकाले, किसका एडजॉइंट निकालना है, इसका एडजॉइंट निकालना है। तो एडजॉइंट निकालने के लिए 2 वाले का ट्रिक बताया था ना, क्या होगा, इसको चेंज कर दो, इसको चेंज कर दो 2 1 और ये -1 -2 ना, ये एडजॉइंट हो गया। और b का इंटू कर लो, b है ना 5 10 का इंटू कर लो। अगर ये इंटू करोगे, अगर ये मान लो जीरो मैट्रिक्स नहीं आ रहा है, ये जीरो मैट्रिक्स है, जीरो लिखे हैं, समझ रहे हो ना। जब इसका इंटू करोगे ना, इंटू करके चेक कर लो, इंटू कितना करोगे बताओ, कितना होगा, ये 2/2 है और ये कितना है 2/1 है, तो इंटू होगा ही, तो कितना आ जाएगा बताओ, कितना आ जाएगा, 2 × 5 है, मतलब क्या आएगा, अरे इंटू कितना आएगा, मैट्रिक्स क्या मिलेगा, ये जीरो मैट्रिक्स मिल रहा है ना, तो ये मिल रहा है। तो अब यहाँ से क्या बताओगे, ये वाला क्लास 10 के हिसाब से देखो और फिर इसके हिसाब से देखो, तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन होगा, समझ गया ना, बात समझ में आया। अगर ये ज्वाइंट इंटू बी होगा, अगर वो जीरो मैट्रिक्स आ रहा है, तो इसका मतलब ये जो फॉर्म है ना वो कंसिस्टेंट है। अगर मान लीजिए ज्वाइंट इंटू बी है, अगर वो जीरो के बराबर नहीं आ रहा है, तो इसका मतलब वो क्या होगा, इनकंसिस्टेंट फॉर्म होगा, समझ गए, बस यही करना है। तो अगर ये, अब ये प्रोसीजर कहाँ लगाओगे, जब डिटर्मिनेंट वैल्यू जीरो आएगा तभी प्रोसीजर लगाओगे, समझ गया ना। हेलो मिस्टर, डाउट दूर ना। हाँ कंसिस्टेंट होगा, पहले तो डिटर्मिनेंट वैल्यू निकालोगे ना, यहाँ ये इसका डिटर्मिनेंट वैल्यू निकालोगे, इसका डिटर्मिनेंट वैल्यू निकाल लोगे। अगर वो जीरो आ रहा है तब आगे की ये प्रोसीजर चेक करना है, अगर वो जीरो नहीं आ रहा है तब का चेक करना है, तब तो चेक ही नहीं करना है, समझ गया ना। वो जीरो के बेस पर चेक करेंगे, जीरो आ रहा है तब आप प्रोसीजर लगाना है, ओके ठीक है। ये डाउट दूर हो गया। अब 3 वाले को तो सॉल्व कर ही लोगे मिस्टर, हैं, अब तो कोई दिक्कत होगा नहीं, सॉल्व कर दे, एक ठो कर लोगे ना, कर लोगी ना बच्ची। हाँ अब देखो कुछ क्या है ना कि कुछ प्रॉपर्टी वगैरह भी है, तो थोड़ा सा कुछ प्रॉपर्टी वगैरह बता दें। ऐसे जैसे मान लीजिए हम लोग जो ऐसे तो प्रॉपर्टी वगैरह आपको काम
बोर्ड में नहीं आएगा लेकिन आएगा। बोर्ड में दिया आपके में दिया है। अच्छा ICSE वाले में दिया है। चलो ठीक है, तो डिस्कस कर लेते हैं प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी के बेस पर है। हाँ यही चलिए ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। चलो प्रॉपर्टी वगैरह समझा देते हैं। आप इंजीनियरिंग का तैयारी करना है तो उसमें काम आएगा ही, ठीक ना। प्रॉपर्टी का मतलब क्या है, जैसे देखो मान लो ये है, आपके पास कोई एक डिटर्मिनेंट है, ये। अब देखो इसका डिटर्मिनेंट जो है ना इसका, अब बिना एक्सपेंशन करके भी आप इसका आंसर बता सकते हैं कितना होगा, 0 होगा। समझ गए क्यों 0 होगा? देखो बताए प्रॉपर्टी ध्यान रखना कि अगर इफ 2 रो एंड 2 कॉलम आर आइडेंटिकल दैट इज डिटरमिनेंट वैल्यू 0। अगर 2 रो और 2 कॉलम अगर आइडेंटिकल है तो उसका डिटरमिनेंट वैल्यू क्या होगा, 0 होगा। समझ गए? जैसे ये देखो ये रो और ये रो R1 और R2 सेम है ना, तो ये क्या हो गया, तो यानी RI और RJ, समझ गए, या CI या CJ अगर ये सेम होगा ना तो क्या होगा, डिटरमिनेंट वैल्यू 0 हो जाएगा, ठीक ना। तो ये प्रॉपर्टी है, ये प्रॉपर्टी बहुत काम आता है, ठीक। अब चलो ठीक है, ये देखो इसका भी वैल्यू 0 हो जाएगा ना। कोई भी रो कोई भी कॉलम एक 0 हो तो उसका वैल्यू 0 हो जाएगा। समझ गए? हेलो, समझ में आया? हाँ, अब एक चीज़ देखो, ये समझ रहे हो ना, तो कुछ ऐसी प्रॉपर्टी है, ये आपको थोड़ा बहुत काम आएगा जब आप एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन वगैरह करो तो वहाँ काम आता है, ठीक। बोर्ड में तो देखो डिटरमिनेंट सिंपल ऐसे पूछता नहीं है। जैसे मान लीजिए बोल दिया कि डिटरमिनेंट का वैल्यू निकल, ऐसे थोड़ा ना पूछेगा। सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन वगैरह पूछता है तो अब डिटरमिनेंट क्या पूछेगा। जब सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन पूछ दिया तो उसमें सारा चीज़ निकाल ही दी है। एक ही पूछ दिया तो पूरा टॉपिक हो गया। देखिए ना, एक ही क्वेश्चन में सारा टॉपिक हो गया है कि नहीं है? अच्छा, तो वैल्यू कैसे निकालेंगे एक्स वाई जेड तक की इक्वेशन में? तो वही तो बोले सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन एक सॉल्व कर दें। कंसिस्टेंट तो बता दें। हाँ, तो सॉल्व नहीं, अच्छा अभी कर दे रहा हूँ, टेंशन मत लो, पहले प्रॉपर्टी थोड़ा बात कर लेते हैं। अच्छा चलो एग्जांपल ले लेते हैं। तो ये तो पूछ रहे थे कि चलो प्रॉपर्टी ही पहले डिस्कस कर लेंगे क्या है। निकालना पड़ेगा, इनवर्स वगैरह निकालना पड़ेगा आपको। इनवर्स निकालने के लिए चलो कर देते हैं थोड़ा। अच्छा चलो कोई छोटा एग्जांपल 2 वेरिएबल वाला ले लेते हैं, 3 वेरिएबल वाला करना है। चलो ठीक, पता है कि 6 और 2 है इसका सोल्यूशन है। अरे ऐसे ही चेक कर लो, ठीक। पढ़ने से यही ना पैदा होता है। ये तो ये मान लिए x मान लिए b हो गया, तो x इज कर लूँ a इनवर्स b, तो लिख सकते हो x इज कर लूँ एडजॉइंट मैट्रिक्स ऑफ a अपॉन में डिटरमिनेंट वैल्यू इनटू b। लिख लोगे ना? चलो ठीक है। x क्या है, x मैट्रिक्स क्या है, x y। देखो डिटरमिनेंट्स में मैट्रिक्स का यूज होता है, एक तरीके का डिटरमिनेंट्स एप्लीकेशन है मैट्रिक्स का ये। और एडजॉइंट इसका जानते हो ना, कितना आ जाएगा? ये एडजॉइंट निकाल लो, इसका कितना हो जाएगा, -1 1 -1 -1 हो गया। अपॉन में डिटरमिनेंट वैल्यू, इसका डिटरमिनेंट वैल्यू निकालो 1 × -1 कितना आ जाएगा, डिटरमिनेंट वैल्यू 1 × -1 -2 और इंटू b कितना है, 8 और 4 है। लिखे समझ में आया ना? ये लिखे समझ में, एडजॉइंट निकालें इसका, फिर डिटरमिनेंट वैल्यू इसका निकालें और ये b का इंटू कर दे रहे हैं। और ये मैट्रिक्स देखो, ये मैट्रिक्स आप जानते हैं ना, इसका प्रोडक्ट करोगे तो इसके ऑर्डर के 2 मैट्रिक्स आपस में इक्वल सेम ऑर्डर में होंगे ना, कंपेयर कर देना है बस। समझ गए कि नहीं? तो आप कर दे रहे हैं। चलो अब -1/2 -1/2 -1/2 1। अच्छा सॉरी, क्या? हाँ -1 और ये 8/4, 8 और 4 हैं? नहीं गलत क्या होगा, कहाँ से गलत होगा? ये k है और ये b है, तो आप इसका इंटू कर लो, फिर इसका कर लो। हैं? तो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कैसे कंफर्टेबल हो, उसे कोई दिक्कत नहीं। समझ गए? अब ये 1/2 किस ऑर्डर में आएगा, ये 2/2 है। ये क्या है,
2/1 है। चलो इंटू कितना आएगा बताओ, 1/2 इंटू 8 प्लस 1/2 इंटू 4, ये ना 1/2 इंटू 8 प्लस -1/2 इंटू 4, यही ना। कितना आ जाएगा, तो एक्स वाई कंपेयर कर लो, एक्स कितना आ जाएगा, एक्स कितना आ जाएगा 6, वाई कितना 2, डन, समझ गए। तो ये तो ऐसे हम सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। तो अब 3 वेरिएबल थोड़ा लेंदी है, अब लेंदी समझ रहे ना। अरे सोचो कि अगर 3 वेरिएबल में ये मैट्रिक्स जो अभी भी रहेगा उसका एडजॉइंट निकालो, यानी सबको फैक्टर लिखो, डेढ़ में बहुत बहुत लेंदी प्रोसेस हो जाएगा, समझ गए। तो ये चीज़ें है, ठीक है, ये तो देख लिए। प्रॉपर्टी बताए थे तो देखे थे, हाँ। चलो अब मान लो ये कुछ है ऐसे, इस तरीके से कुछ देख लो। ठीक, ये अब मान लो अब इसका हम वैल्यू दिए हैं, सपोज मान लो इसका वैल्यू x दिए हैं, जो भी होगा आई डोंट नो, लेट्स एज्यूम दैट, और हम इसका वैल्यू पूछ रहे हैं और यहाँ रिस्ट्रिक्शन लगा देते हैं विदाउट एक्सपेंशन, विदाउट एक्सपेंशन, समझ गए। अब एक्सपेंशन करना नहीं, मतलब विथ हेल्प ऑफ द दिस डिटर्मिनेंट, देन हाउ विल डू। अब कैसे करोगे इसको, बोलो। तो यानी इसका मतलब है कि यहाँ कहेंगे नहीं प्रॉपर्टी हेल्प करेगी, जहाँ पर रिस्ट्रिक्शन का बात कर दिया समझो कि प्रॉपर्टी लगेगा, समझ गए कि नहीं। तो यानी आपको पता होना चाहिए कि जैसे एक प्रॉपर्टी है कि जैसे मान लो ये आपके पास है ABC है और EFG है और IJK है, चलो कुछ भी ले लेते HIJ, ठीक है ना बच्ची, ये ले लिए। अब ये मान लो इसका कुछ डिटरमिनेंट वैल्यू होगा ना, तो अगर हम इसको ये कर देते हैं, ट्रांसपोज कर देते हैं, ट्रांसपोज का मतलब आप समझ रहे हो मैट्रिक्स में जो पढ़े थे ये चीज़ें, तो इसका वैल्यू क्या होगा देखो, अगर इसका वैल्यू P है, सपोज मान लेते इसका वैल्यू P है, तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, इसका वैल्यू भी P हो जाएगा, समझ गए। यानी ये भी प्रॉपर्टी समझ गए ना कि अगर कोई भी अगर डिटरमिनेंट्स उसको अगर ट्रांसपोज कर दो, रो को कॉलम में भेज दो या तो कॉलम को रो में भेजो, बात एक ही है, तो उसका डिटरमिनेंट वैल्यू में कोई चेंज नहीं होगा, न्यूमेरिकल वैल्यू भी सेम होगा, साइन भी सेम होगा, ठीक ना। तो ये चीज़ है। अब यहाँ पर क्या किया जा रहा है, तो पूरा ट्रांसपोज किया नहीं जा रहा है, इसको चेंज किया जा रहा है, तो इसका मतलब है कि इसके वैल्यू में कोई चेंज नहीं होगा, जो इसका वैल्यू होगा वही इसका वैल्यू होगा, साइन इसका माइनस में हो जाएगा, -x हो जाएगा, समझ गए ना, प्रॉपर्टी समझ गए कि नहीं। अब दो कॉलम दो रो को आपस में एक्सचेंज कर दोगे तो डिटरमिनेंट वैल्यू का न्यूमेरिकल वैल्यू सेम होगा बट साइन इज डिफरेंट, समझ गए। अगर ये मान लो डिटरमिनेंट्स है उसका अगर ट्रांसपोज कर देते हो तो उसके वैल्यू भी सेम और साइन भी सेम, ठीक ना, ये सब काम आता है, समझ गए कि नहीं। तो ये सब चीज़ें। और क्या है बच्ची प्रॉपर्टी, कौन कौन तुम्हारे में प्रॉपर्टी वगैरह यूज हुआ है, बोलिए। काम यही सब होता है शशांक, और कुछ नहीं है, जो काम वाला है बता दिए, 4-5 ठो है ना, 4-5 ठो बता दिए ना, 4-5 तो बताइए, हाँ काम में यही है, और भी कुछ होता है लेकिन फ़ायदा नहीं है। एक तो ये है कि जैसे मान लो आप देख ही रहे हो कि जैसे मान लो हाँ ये था, हाँ समझ रहा हूँ, उसको सेपरेट करके लिख देते हो, तो तुमको हम वेक्टर में जब सिंगेज वगैरह करा रहे थे तो उसी में थोड़ा सा बताए थे, उसको ब्रेक कर देते हैं, लिख देते हैं, वो सब यूज नहीं होता है, कम यूज होता है, ठीक। हाँ चलो देख लेना, कोई दिक्कत होगा तो बताना, मेरे हिसाब से अब कोई यूज नहीं होगा, ठीक ना, देख लेना, कौन काम वाला होगा तो फिर पूछ लेना, बता देंगे, जैसे देखिए। हाँ ये थोड़ा सा देखो तो बताओ मिस्टर, जैसे मान लो मेरे पास ये है, ठीक, अब इसका मान लो डिटरमिनेंट वैल्यू 10 है, निकाले नहीं, एज्यूम करके चल रहे हैं, चलो हम x से मान लेते हैं, 10 लिख कैसे दिए, कोई सस्पेंस में पड़ जाएगा, x मान लिए ठीक। अब हम मान लो ठीक 3 का हम इंटू करना चाहते हैं, अब ये लिख देते हैं 6, अरे 3 लिख दिए, 6 लिख दिया, 9 लिख दिए, और ये 0 5 6 लिखे, 1 4 5 लिखे,
045, अरे 145, ठीक, 056, देख रहे हो ना, यानी हम इसमें 3 के इंटू कर दिए हैं। तो अब इसका वैल्यू कितना होगा बताओ, समझे? यानी एक ही रो में इंटू किए हैं 3 का, कांस्टेंट का इंटू किए हैं, कितना होगा? तो ये अगर इसका वैल्यू x है तो ये इसका वैल्यू 3x होगा, समझ गए? डिटरमिनेंट में कांस्टेंट वैल्यू किसी एक ही कॉलम में एक ही रो में करेंगे, समझ गए? रो में कॉलम में, हाँ, किसी में भी, रो में करो चाहे कॉलम में करो, ठीक ना? अगर मान लो मेरे पास ये रहता, ठीक है, अब हम इसको ये कर देते k 2k 3k 0k, समझ ही रहे हो, 5k 6k k 4k 5k। अब इसका वैल्यू मान लो x है, तो इसका वैल्यू क्या होगा? x क्या होगा? x k का क्यूब इंटू एक्स, k का क्यूब इंटू एक्स। तो दिस इज डिटरमिनेंट प्रॉपर्टी। ये थोड़ा काम आता है, एनसीईआरटी वगैरह में दिया है, समझ गया ना? ऐसे कुछ दिया है, ठीक ना? ये प्रॉपर्टी समझ रहे हो ना? हाँ, तो जो ज़रूरत है उसको देख लेते हैं कि और कुछ है क्या। अब कुछ नहीं है सत्संग। अब जैसे मान लो कुछ, अब इसको ये देखिए, अब डिटरमिनेंट से करेगा थोड़ा और देख लो क्या है। जैसे आपको पता है, ऐसे तो खैर इनके लिए थोड़ा काम आ जाएगा, तुम भी सीख लो, क्या दिक्कत है, ठीक? जैसे मान लो आपको पता है ना कि 1 2 है और ये 2 3 है और ये 0 4 है, हमको कॉलिनियर चेक करना है, समझ गए? 0 होगा, एरिया 0 होगा, एरिया 0 होगा। और हम ट्रेंगल के एरिया हमको लेंदी है, आपको पता है कि हाँ x1 y1 है, ये x2 y2 है और ये x3 y3 है। ये कॉलिनियर में तो 0 होगा नहीं, अरे सॉरी, कॉलिनियर में 0 होगा, एरिया 0 होगा। मान लो ये नॉन कॉलिनियर होगा तो एरिया कुछ होगा, ठीक ना? तो अब इसका एरिया निकालने के लिए फॉर्मूला कोऑर्डिनेट वाला पड़े हो, तो वो नहीं हो रहेगा तो हम डिटर्मिनेंट के तरीके से बना लेंगे। बताए थे ना, कभी बताएं? डेल्टा इजकल क्या लिखेंगे? x1 x2 x3 y1 y2 y3 1 1 1, ठीक? अच्छा ठीक है, चलिए मान लीजिए अगर हम आपसे पूछें, हाँ 1/2 हो गया। अरे तो प्लस लिख देना, एरिया है तो प्लस में लिख देना, क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है। ये 1 1 क्यों लिखे हो? स्क्वायर मैट्रिक्स बनाना था, क्योंकि यहाँ से डिटरमिनेंट्स कैसे बनेगा? ऐसे डिटरमिनेंट्स बनेगा कहाँ बना? रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स हो गया, उसका एग्जिस्ट ही नहीं होगा वैल्यू, तो 1 1 क्यों इसलिए बना रहे हैं। चलो, तो 1 1 को छोड़कर कुछ और 0 0 नहीं ले सकते थे? 1 ही 1 क्यों ले रहे हैं? अच्छा, एरिया 0 हो जाता, मतलब 0 नहीं ले सकते, क्योंकि आपको पता है प्रॉपर्टी की, अगर एक डिटरमिनेंट्स में रो में कॉलम में अगर 0 हो तो उसका वैल्यू पूरा 0 हो जाएगा, समझ गए? इसीलिए देखो डिटरमिनेंट्स का सॉल्व करने वाला जो एलिमेंट्री तरीके से किया जाता है, क्योंकि एलिमेंट्री का इसलिए करते हैं ना, क्योंकि आप सोचो अगर मान लो ऐसे कुछ दिया है, ए स्क्वायर 2ab प्लस बी स्क्वायर दिया है, ऐसे ए दिया बी दिया है, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर दिया, ऐसे कुछ दिया है, सोचो, और ये बी और सी दिया है ऐसे कुछ, और यहाँ पर ए क्यू माइनस बी क्यू दे दिया और ये सी और डी दे दिया। अब इसको सॉल्व करोगे, एक्सपेंशन करो, बहुत लेंदी हो जाएगा, ठीक ना? तो हम लोग क्या करते हैं ना, अब तो पढ़ना खैर नहीं है, लेकिन थोड़ा सा पता रहना चाहिए, आइडिया रहना चाहिए। तो यहाँ हम एलिमेंट्री के तरीके से हम कोशिश करेंगे ना, इसमें मैक्सिमम जो एलिमेंट है ना 0 बनाने की कोशिश करेंगे। अगर इसमें से 2 भी 0 बना देंगे ना तो एक्सपेंशन सबका को फैक्टर नहीं लिखना पड़ेगा, समझ रहे हो ना? मान लो अगर ये 0 हो जाता है, ये 0 हो जाता, तो हम ये इसके लॉन्ग एक्सपेंशन कर देते, तो थोड़ा कैलकुलेशन आसान हो जाता है। तो डिटर्मिनेंट्स में यही चलता है, समझ गया ना? लेकिन ये सब खैर नहीं पढ़ाना है, लेकिन ऐसे हम बात कर दिए कि एलिमेंट्री वगैरह का यूज करके कर सकते हो, ठीक ना? उसमें बना सकते हो। तो यहाँ 1 1 लिखे हैं, ये रीजन क्यों है? 1 1 क्यों लिखे हैं? रीजन क्या है इसका? तो हम 2 2 नहीं लिख देते? कॉमन भी ले सकते हैं, फिर एरिया तो क्यों, मतलब 1 ही 1 को क्यों ले रहे हैं? मतलब 1 का किसी में मल्टीप्लाई करते हैं तो उस पर फर्क नहीं पड़ता है, और 0 डालेंगे तो भी फर्क पड़ जाएगा, 2 डालेंगे तो भी फर्क पड़ जाएगा, इसीलिए हम 1 1 ले रहे हैं। और उसको भी फुलफिल कर रहा है, स्क्वायर को भी फुलफिल कर रहा है, इसके वजह से हो जा रहा है, यही ना? चलिए ठीक है, बस यही सब है और कुछ नहीं।